छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा समरी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा गैल्वेनिक सेल के बारे में, या डेनियल सेल जिसको हम स्पेशली मेंशन किया था, डेनियल सेल जिसमें दो हाफ सेल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर है और अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम बात कर चुके हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा समरी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा गैल्वेनिक सेल के बारे में, या डेनियल सेल जिसको हम स्पेशली मेंशन किया था, डेनियल सेल जिसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक को बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, एक को बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल। दोनों चीजें क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड की तरफ, करंट का मूवमेंट कैथोड से एनोड की तरफ। चीजें क्लियर है। फिर हमने सोल्ट ब्रिज यूज किया था। एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जिसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि वो एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, साथ साथ में वो पूरे सिस्टम की जो न्यूट्रलिटी है या पर्टिकुलर हाफ सेल की न्यूट्रलिटी को बैलेंस करके रखता है। ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में काफी बेसिक चीजें बताने वाला हूं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स के अंदर तुम उनको कंसीडर कर सकते हो। आज का जो लेक्चर में शुरुआत करने वाला हूं वो करने वाला हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ होगा तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ रूल्स है, कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, उन रूल्स को समझना है, उन रूल्स को देखना है। उन रूल्स से ही तुम पता लगा पाओगे कि ये उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो सबसे पहले उसका नोटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि एनोड, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एनोड आता है, फिर बीच में दो वर्टिकल लाइंस आती है। ओके, इसके बाद हमारा राइट हैंड साइड आता है कैथोड। ठीक है, अभी आई थिंक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो धीरे धीरे जब चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डन। तो सबसे पहले एनोड को लिखा जाता है, उसके बाद एक वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस बनाई जाती है, उसके बाद कैथोड को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एनोड वाली चीजें लिखते हैं, कैथोड साइड राइट हैंड साइड कैथोड वाली चीजें लिखते हैं, और बीच में हम सोल्ट ब्रिज बनाते हैं। इतना बेसिक क्लियर है। फर्स्ट चीज लिख रहा हूं कि एनोड होता है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सबसे पहले अगर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वो रिप्रेजेंट करेगा तो सबसे वो पहले वो एनोड के बारे में इंफॉर्मेशन को तुम्हें प्रोवाइड करेगा जो कि होगी लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड होगा वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसको वो राइट हैंड साइड प्रोवाइड करेगा, जैसे कि यहां पर मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, तो एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एलएचएस है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, आरएचएस है। डन है आता, बढ़िया। अब अगर तुम्हारे पास दो फेज होते हैं, फेज होने का मतलब क्या है? सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड एक्वस हो सकता है, ठीक है, सॉलिड गैस हो सकता है, ये फेज होते हैं डिफरेंट। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर अगर फेज दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, तो फेज को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो या तो हम एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, एक वर्टिकल लाइन ऐसे लगा देंगे, या फिर सेमीकोलन का यूज करते हैं। आई होप सभी व्हाट्सएप तो यूज करते हो, वहां पे ये इस टाइप का एक आता है, तो उसको बोलते हैं हम सेमीकोलन। तो या तो वर्टिकल लाइन यूज करते हैं या फिर सेमीकोलन यूज करते हैं। कब? जब हमें दो फेज को डिफरेंशिएट करना हो, दो फेज को अलग अलग रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आगे आएगा तो पूरा अच्छे से बताता हूं। अब एनोडिक सेल के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। यहाँ एग्जैक्ट हम लिखते क्या है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तुम्हें भी पता है कि जैसे कोई एनोडिक सेल है, ठीक है, ये एनोडिक सेल है, इसके अंदर ये इसका एक इलेक्ट्रोड हमने डिप करके रखा हुआ है, और यहां पर ये इस तरीके से कुछ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एनोड में इसको डेनियल सेल से रिलेट कर रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। एनोड के अंदर जिंक को हम लेते हैं एनोड साइड, तो ये जिंक +2 का सॉल्यूशन होता है एक तरीके से, और ये जिंक का रोड होता है। ओके, तो ये मेटल है और ये उसी का सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है सभी को कि ये पर्टिकुलर मेटल है और ये उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर मेटल का आयन प्रेजेंट है। आयन कौन सा है? जिंक +2। तो ये मेटल है, ये मेटल का आयन है। तो जब कभी भी आगे अगर मैं बात करता हूं कि मेटल आयन, तो मेटल आयन का मतलब ये होगा। मेटल अगर बोलता हूं तो मैं रोड की बात कर रहा हूं। चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। एनोडिक सेल में जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एनोडिक सेल में हम सबसे पहले मेटल को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? मेटल को। जैसे कि एनोडिक सेल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये इलेक्ट्रोड है, एक ये सॉल्यूशन के आयंस है।
तो सबसे पहले हम जिंक के बारे में लिखेंगे, मतलब जिंक को लिखेंगे। ओके, तो जिंक क्या एक मेटल है, मेटल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ऑफ कोर्स, और ये जिंक प्लस टू एक आयन है जो कि एक्वस फॉर्म में है, बिल्कुल हाँ एक्वस फॉर्म में, ZnSO4 का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं, उसके बाद मेटल आयन को लिखते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, Zn+2, अगर मैं डेनियल सेल की बात कर रहा हूं तो जिंक को रिप्रेजेंट किया, जिंक प्लस टू को रिप्रेजेंट किया, इन दोनों को किससे सेपरेट किया, या तो वर्टिकल लाइन लगा दो या फिर सेमीकोलन लगा दो, दोनों नोटेशन यहाँ पे करेक्ट है। चलो चीज क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है जिंक, जिंक प्लस टू। तो देखो सबसे पहले मैंने मेटल लिखा है, मैंने ओनली ये वाला पार्ट अभी मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर ये लिखना है जिंक, फिर वर्टिकल लाइन लगा दिया, फिर लिख दिया जिंक प्लस टू। चीज क्लियर है। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, जिंक सेमीकोलन जिंक प्लस टू। ठीक है, वर्टिकल लाइन वाला भी कॉन्सेप्ट सही है, सेमीकोलन वाला कॉन्सेप्ट भी सही है, दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई एक दिया हुआ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी। साथ साथ में क्या हो सकता है ना कि ये एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्यूशन की एक कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो होगा क्या कि किसी किसी क्वेश्चन के अंदर इसकी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की ब्रैकेट में हमको दिया हुआ होगा, कैसे, जैसे कि ये एग्जांपल है जिंक से जिंक प्लस टू जा रहा है, इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1m, मतलब इस जिंक प्लस टू मतलब इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलैरिटी है। चीज क्लियर है। या फिर एक और एग्जांपल 1m की जगह हो सकता है कि 0.1m हो, तो जिंक वर्टिकल लाइन जिंक प्लस टू 0.1m लिख दिया। ठीक है, वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मैं सेमीकोलन भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये दोनों प्रेजेंटेशन दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। चीज क्लियर है। एनोडिक हाफ सेल समझ में आया। एनोडिक हाफ सेल में सबसे पहले मेटल लिखोगे, उसके बाद या तो वर्टिकल लाइन या फिर सेमीकोलन, उसके बाद जिस भी सॉल्यूशन का आयन है, जैसे कि इसके अंदर जिंक प्लस टू है, उसको लिखोगे। तो पहले मेटल, फिर मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जिंक प्लस टू है, तो जिंक प्लस टू, उन दोनों को सेपरेट करोगे तुम या तो वर्टिकल लाइन से या फिर सेमीकोलन से, कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तो ब्रैकेट में लिख के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैथोडिक हाफ सेल में थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, मैंने पहले इस चीज को अच्छे से समझा दिया है तुम लोगों को इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर। अब मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूं यहाँ पे कैथोडिक सेल के बारे में। देखो कैथोडिक सेल में सबसे पहले हम कैटायन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आयन के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर पहले मेटल के बारे में लिखते थे, वहां पर ऐसा नहीं करेंगे, वहां पर हम सबसे पहले कैटायन के बारे में लिखेंगे जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब कैथोड के बारे में तुम्हें थोड़ी सी जानकारी होगी आई थिंक। कैथोड के बारे में अगर मैं डेनियल सेल के बारे में बताऊं तो कैथोड के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, कैथोड के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है, और यहाँ पे कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन होता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है, ये सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफी डिटेल में इसमें बात किया हुआ है। ठीक है, तो कॉपर है, कॉपर का रोड है, कॉपर प्लस टू का सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमने आयन को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहले मेटल को। चीज क्लियर है। यहाँ पर पहले आयन, उसके बाद मेटल आता है, और फिर उनको भी सेपरेट करने का सेम तरीका है, या तो तुम एक वर्टिकल लाइन बना दो या फिर सेमीकोलन बना दो, सेपरेट करने का तरीका सेम। तो कॉपर प्लस टू वर्टिकल लाइन कॉपर, या फिर कॉपर प्लस टू सेमीकोलन कॉपर। ये चीज क्लियर है। एक और तरीका है कि अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉपर प्लस टू ब्रैकेट में 0.1 है, वर्टिकल लाइन या सेमीकोलन या कॉपर लिख दिया। चीज क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एनोडिक सेल के बारे में बताया था कि यहाँ कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर तुम्हें कैथोड के बारे में बताया जो कि यहाँ पे मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया। ठीक है, सोल्ट ब्रिज क्या करता है, सेपरेट करता है टू हाफ सेल्स। ये चीज हम पहले लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि सोल्ट ब्रिज का काम क्या है। तो ये दो हाफ सेल्स को सेपरेट करता है और इसको टू वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। सोल्ट ब्रिज मतलब दो वर्टिकल लाइंस खत्म का। सोल्ट ब्रिज के बारे में और ज्यादा सोचना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोड के ऊपर वो पहले से पुट करके रखता है। कैसे करता है उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी यहाँ पे। पहले ये सारी चीजें क्लियर है, ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं आराम से समझा दूंगा तुम लोगों को। पहले ये चीज क्लियर है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले एनोड की, फिर सोल्ट ब्रिज, फिर कैथोड। एनोड में मेटल पहले, फिर मेटल आयन,
सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड का मेटल आयन पहले, फिर मेटल। चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ना एग्जांपल देके समझाता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर होगा, जो कि एग्जांपल तुम पढ़ भी चुके हो, तुम डेनियल सेल के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो मैं तुम्हें डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करना यहाँ पे सिखा देता हूँ। डेनियल सेल में एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक प्लस 2 में, बिल्कुल, हाँ है ना, बिल्कुल। और कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर क्या हो रहा था, कोई बताएगा, कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा था कॉपर में, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, Zn प्लस 2। चीज क्लियर है, जिंक प्लस 2 का सॉल्यूशन होता है, अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पे पता चला होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर कैटायन कौन सा होता है, जिंक प्लस 2। तो जिंक वर्टिकल लाइन जिंक प्लस 2, ये फिर आ गया तुम्हारे पास सॉल्ट ब्रिज, डन। इसके बाद आएगा कॉपर प्लस 2, फिर आएगा कॉपर। चीज क्लियर है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनोडिक हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोडिक हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैथोडिक हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोडिक हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चीज क्लियर है। अब ये सिक्स्थ वाला पॉइंट है ना, क्या है, अगर तुम्हें याद हो तो डेनियल सेल के अंदर जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड होता है तो नेगेटिव था, और कैथोड था तो पॉजिटिव था। तो कुछ के इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पर नेगेटिव लगा देगा, यहाँ पर पॉजिटिव लगा देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कभी कभी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ये इलेक्ट्रोड ही तो है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर वो जिंक के ऊपर नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव का मतलब है कि वो एनोड के ऊपर नेगेटिव है, और कॉपर मतलब कैथोड के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। आई होप इस एक एग्जांपल से तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी। साथ साथ में अगर इसी डेनियल सेल में अगर कॉन्सेंट्रेशन दे देता है, सपोज मैंने तुम्हें दे दिया कि जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 m, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। साथ में मैंने कॉपर प्लस 2 का दे दिया 0.4 m, तो तुमने उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि ये तुम्हें अगर एक पूरा का पूरा सेल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो तुम्हें समझना है कि अच्छा यहाँ पे इस सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो एनोड के बारे में इंफॉर्मेशन है, और जो सॉल्ट ब्रिज से राइट हैंड साइड उस साइड लिखा है ये कैथोड के बारे में इंफॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2 जा रहा है, यहाँ पर कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक तरीके से तुम यहाँ से रिएक्शन पता लगा सकते हो कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। जैसे कि इस डेनियल सेल के अंदर अगर ये रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो मैं पता लगा सकता हूँ कि जिंक जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर प्लस 2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो कि Zn प्लस 2 आयन है, मतलब जो ZnSO4 सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m है, और CuSO4 सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 m है। तो ये मैं उसको देख के पता लगा पा रहा हूँ किसको, इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को। तो आई होप तुम्हें रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से इन चीजों को देख लेना, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन के अंदर वो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देखा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहां पे तुम्हें जस्ट इंफॉर्मेशन निकालनी है यहाँ से कि अच्छा ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो एक बार रूल्स जो बताए वो एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि उसमें जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो वहां पे कंफ्यूजन तुम्हारा ना हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड करना अच्छे से, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखना क्या क्या समझाया है, हर चीज क्लियर हो जाएगी आराम से। इसके बाद एक और टॉपिक अपना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक बेसिक चीज ही है अपने लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बात करते हैं इसके आगे की चीज। सेकंड टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखोगे, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, लेकिन तुम अगर अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैपिटल ई से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चीज क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर एक कोई मेटल है, उसके आयन का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। कोई भी हो सकता है मेटल, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि जिंक प्लस 2 का सॉल्यूशन ले लिया और जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, M
जिंक है एक तरीके से, और Mn प्लस तुम्हारा जिंक प्लस 2 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन किसका है, उसके आयन का, उसी के आयन का, जिस जो रोड हमने लिया है, जो इलेक्ट्रोड हमने लिया एक तरीके से बोल सकते हो, उसी का सॉल्यूशन हमने बीकर के अंदर लिया है, सेम सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो मेटल को प्लेस किया इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन। पहली चीज क्लियर है, क्या कर रहा हूं मैं, एक सॉल्यूशन लिया, मतलब एक बीकर लिया, बीकर में एक आयन का सॉल्यूशन डाला, उसी आयन का जो मेटल है उसकी रोड को उसके अंदर डिप किया, सेम आयन होना चाहिए और सेम मेटल का आयन होना चाहिए। चीज क्लियर है पहली, बहुत बढ़िया। अब मेटल के ऊपर या तो आइदर एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अब क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे रिडक्शन हो सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। अगर हम बात करें जिंक की कंडीशन में, तो जिंक में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने पास निकल के आती है। चीज क्लियर है ना, ये चीज हम पहले जान चुके हैं। तो अगर जिंक की कंडीशन लेंगे तो अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे, मेटल पे, ठीक है, क्योंकि जिंक प्लस 2 बाहर आ जाता है। तो लेकिन अगर कोई दूसरा मेटल हो तो उस पर पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे कि कॉपर हमने लिया था उस कंडीशन में। तो क्या होता है कि जब हम किसी मेटल को प्लेस करते हैं किसी सॉल्यूशन के, उसी के आयन के सॉल्यूशन के, तो मेटल पे या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो क्या होगा, इसकी वजह से, ड्यू टू दिस, अब जहां पे भी चार्ज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जहां पर भी क्या आ जाता है, चार्ज डिफरेंस आ जाता है, वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ये याद रखना है चीज, कि फिजिक्स के अंदर से पढ़ चुके होंगे कि जहां पे चार्ज का डिफरेंस आया, ठीक है, वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इसकी वजह से एक डिफाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन मेटल एंड द सॉल्यूशन। मेटल और इस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हुआ है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज पूरा रखा हुआ है, एक तरफ पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। चीज क्लियर है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर करोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल सी क्या चीज है, एक बीकर लिया, बीकर में हमने एक आयन का सॉल्यूशन लिया, उसी आयन का जो मेटल है उसको हमने डिप किया, ठीक है। डिप करने से क्या होगा, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बोल दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया। चीज क्लियर रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एक और वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि तुम्हें मैं बहुत सी बारी चीजें समझा चुका हूँ कि स्टैंडर्ड वाली चीजें बहुत यूज करता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज किया था हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम एसटीपी यूज करते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। सेम चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। वो होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट 1m। 1m का मतलब है 1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन। जो ये सॉल्यूशन लिया है, ये जो सॉल्यूशन लिया है, अगर इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलैरिटी है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये याद रखना है। स्टैंडर्ड कंडीशन है कौन सी, 1m एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोलैरिटी मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1m होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। उस कंडीशन पे जब हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप चीज क्लियर हो रही हो, बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा और डीप में लेके जाऊंगा मैं 2 केस के थ्रू, ठीक है। पहला केस अभी पढ़ा रहा हूं, इसके बाद एक सेकंड केस को मैं इस पर करता हूं, ठीक है। तो इसको और थोड़ा डीप में चलते हैं, ठीक है। इसको एक पॉजिटिव वाली चीज को देखते हैं, एक नेगेटिव वाली चीज को देखते हैं। पहला चीज है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। क्या होता है अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले चीजें समझोगे। ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका ये मेरे पास है मेटल, ये मेरे पास उसका मेटल है, ये उसका Mn प्लस एक्वस का क्या है मेरे पास, एक तरीके से क्या है, ये उसका सॉल्यूशन। चीज क्लियर है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना, इस कंडीशन में जो मेटल आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर पास हो रहे हैं, मेटल के आयंस। ठीक है, मेटल के आयंस का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये प्लस वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, ये प्लस वाला पार्ट को दिखा रहा हूं मैं ओनली, प्लस वाला पार्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहा है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो यहां पर क्या होगा, ये अगर M है तो यहां पर ये इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Mn प्लस में। मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे कि एनोडिक हाफ सेल पे होता था। तो M सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन में, मतलब वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है कि इससे पॉजिटिव चार्ज तो बाहर निकल गया, अब इसके अंदर बचा क्या, अब इसके अंदर बचा नेगेटिव चार्ज। इस पर्टिकुलर रोड के अंदर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर इस सॉल्यूशन पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया। चीज क्लियर है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वो क्या करेंगे, ये सारे के सारे इसके आसपास इस तरीके से कुछ इसको सराउंड करके रखेंगे मेटल को। ठीक है, एक्सिस में है, अफकोर्स इसके आसपास कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर्टिकुलर रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो विद रेस्पेक्ट टू अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो रोड पे कौन सा चार्ज है, इस रोड पे चार्ज है नेगेटिव। चीज क्लियर है यहां तक, मैं वही चीज बात कर रहा था तुम लोगों को कि मेटल के ऊपर मतलब रोड के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव कब आएगा, जब इसके जो पॉजिटिव वाले जो भी कंपोनेंट है या जो इसका आयन वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन के अंदर आने की कोशिश करेगा, वो सॉल्यूशन के अंदर पास करेगा, तब इस पर्टिकुलर रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा हूं, मेटल आयन पासेस इनटू सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ऑन द मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे ही बचे रहेंगे, मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज। इसको क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिवली पूरा चार्ज बना रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम एनोड को नेगेटिव बोलते हैं। इसी चीज को, इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, दिस टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, कि मेटल का मेटल आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में पास हो जाना, इस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन प्रेशर। चीज क्लियर है। अब तुम चीजें यहां से बोलोगे कि जैसे जैसे ये आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, Mn प्लस की फॉर्म में, तो सॉल्यूशन के अंदर Mn प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर बात करूं, क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहे हैं, अपना सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, रोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। चीज क्लियर है, रोड पे नेगेटिव बढ़ रहा है, पहले न्यूट्रल था, अब पॉजिटिव निकल गया तो ओनली बचा क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे रोड पे बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन पे Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, रोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा। चीज क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ये है, अब तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कब तक ये आयंस की फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा, क्या कोई लिमिट होगा कि कब तक ये पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्म में पास होता रहेगा। ये होगा, लेकिन कुछ टाइम तक होगा। तो मैंने वो चीज यहां पे लिखी है, आफ्टर सम टाइम सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द रोड। एक पर्टिकुलर एक लिमिट यहां पर आ जाएगी, किसकी, नेगेटिव चार्ज। एक पर्टिकुलर सफिशिएंट, हमें जितना नेगेटिव चार्ज चाहिए उतना हो जाएगा। अब नेगेटिव ऑफकोर्स किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन क्या उसको वो जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो क्या करेगा वो, विच विल अट्रैक्ट Mn प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो क्या करेगा, वो इस आयन के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये प्लस आयन, प्लस वाले जो आयंस है ये इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, किसके ऊपर, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिपॉजिशन भी हो रहा है, लेकिन वो वापस डिपॉजिट होकर किस में कन्वर्ट होंगे, वापस इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो डिपॉजिशन होगा आयंस का, अट्रैक्शन हो रहा है, और वापस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो मेटल के जो कैटायन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये कब तक चलता रहेगा। पहले पहले तो हमें क्या दिखेगा कि आयंस किसके अंदर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मेटल के जो कैटायन है, जो M है वो Mn प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर हमें दिख रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद जब सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज रोड पे डेवलप हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से वो डिपोजिशन भी वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब हमारे पास रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयंस ऑन रोड। अब ये जो आयन से ये डिपॉजिट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर रोड पर, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन दिखा रहा है नेगेटिव चार्ज।
वो रेट किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मेटल इनटू आयन। मतलब यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो वापस आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मेटल का आयन में कन्वर्जन और आयन का डिपॉजिट होना मेटल के ऊपर, उनका जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा। तब हम क्या चेक करेंगे, कितना चार्ज सेपरेशन आया। तब हम चेक करेंगे कि कितना चार्ज सेपरेशन आया। ये नहीं कि बस डाला और चार्ज सेपरेशन देख लिया, नहीं, कुछ टाइम के बाद हमें देखने को मिलेगा जब यहाँ पर रेट इक्वल हो जाएगी। तो रेट इक्वल होने के बाद एक चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा, तो फिर रेट इक्वल है ऑफकोर्स, तो चार्ज में वेरिएशन उसके बाद नहीं होगा। डेवलप अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चार्ज सेपरेशन में देखने को मिलेगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, चार्ज डिफरेंट है, चार्ज में सेपरेशन है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चीज क्लियर है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा तभी मेटल कन्वर्ट होगा उसके आयंस के अंदर, तो इस चीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस सॉल्यूशन प्रेशर के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, ये भी क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। E, सबसे पहले हम E दिखाएंगे, M कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस में, तो M सबसे पहले, फिर एक लाइन, फिर Mn प्लस, सॉरी Mn प्लस, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। चेक करोगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में OP बोलते हैं। ओपी बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, लेकिन इसको भी ओपी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, EMMn प्लस। चीज क्लियर है। पर ये चीज कब लगेगी, ये चीज लगेगी एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन सेम चीज अगर मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालनी है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसको मैं नाम दूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको मैं बोलूंगा ई नोट, ठीक है। ई नोट MMn प्लस। चेक करोगे एक बार, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलूंगा मैं SOP। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसको बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जगह लिखा है क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ पा रहे होगे तुम क्या चीज है। तो इस सॉल्यूशन प्रेशर किस चीज को बोलते हैं, कि मेटल रोड से मेटल आयन का सॉल्यूशन में जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि कुछ टाइम के बाद एक सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और फिर वो डिपॉजिट होंगे प्लस वो वापस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो उनका रेट ऑफ डिपोजिशन प्लस रेट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल होगा। तब जाके जो इलेक्ट्रोड चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चीज क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, EM पहले दिखाएंगे Mn प्लस, ठीक है। ये चीज देखोगे यहाँ पर कि ये जीरो है, जीरो से N प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। सिमिलरली मैंने वही किया यहाँ पे, M से Mn प्लस किया। तो ये ऑक्सीडेशन का साइन है कि अगर ऑक्सीडेशन अगर तुम्हें दिखाना है तो पहले मेटल को लिखोगे, फिर उसके आयन को लिखोगे। जैसा कि तुम रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी एनोड के अंदर सेम चीज करते थे, ऑक्सीडेशन के अंदर सेम चीज करते थे कि पहले मेटल का रिप्रेजेंटेशन फिर आयन का रिप्रेजेंटेशन। सेम चीज तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हुए भी करना है। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि सॉल्यूशन प्रेशर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और सॉल्यूशन प्रेशर हमें क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड केस देखते हैं जिसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव और नहीं होके पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो वो कैसे होता है, उस कंडीशन को भी अपन काफी अच्छे से देखने वाले हैं। पहले इस कंडीशन को एक बार अच्छे से एनालाइज करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मैंने बताई है उसको एक बार एनालाइज करोगे, उसके बाद केस 2 को समझने की कोशिश करोगे तो काफी इजीली तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी। तो यार इसके बाद चलते हैं केस 2 की तरफ।
फर्स्ट केस में हमने सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में पढ़ा, जहां पर मेटल रोड से मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। अब जो करने वाले हैं हम सेकंड चीज है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है आराम से समझोगे, बहुत सिंपल सी चीज है। ये तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर मेटल है, ये पर्टिकुलर मेटल का कोई रोड यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्लस यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है Mn प्लस एक्वस, मैंने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर वहां पर ऑक्सीडेशन होता तो M कन्वर्ट होता Mn प्लस में। सेकेंड चीज कंडीशन क्या है कि ये भी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर Mn प्लस एक्वस वाले आयंस जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, n इलेक्ट्रॉन्स गेन करके M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ये भी तो सेकंड कंडीशन है जिसको हम तुम्हारी भाषा में रिडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन बोलते हैं। चीज क्लियर है? तो क्या हो रहा है सिंपल कि जो यहाँ पे Mn प्लस आयन है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सॉल्यूशन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? Mn प्लस से। Mn प्लस क्या होगा? इनके साथ रिएक्ट करके डिपॉजिट हो जाएगा मेटल के ऊपर। ठीक है, तो मेटल के ऊपर और कौन सा चार्ज बचा रह जाएगा? ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा। ओनली कौन सा चार्ज बचा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और Mn प्लस के साथ साथ इसके सॉल्यूशन का नेगेटिव आयन, जैसे कि अगर जिंक SO4 अगर तुम बोलते हो, ZnSO4 बोलते हो, तो जिंक प्लस 2 तो SO4 2 माइनस भी तो है। तो यहाँ पर एम जिंक तो सपोज कन्वर्ट हो गया, क्या डिपॉजिट हो गया, बचा क्या? ये नेगेटिव आयन बचा। तो ये नेगेटिव आयन क्या करेगा? इस पर्टिकुलर रोड को सराउंड करके रखेगा। पर्टिकुलर रोड को क्या करके रखेगा? सराउंड करके रखेगा, इसके अराउंड एक पर्टिकुलर लेयर बना लेगा। तो मेटल आयंस स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन मेटल सरफेस। मेटल आयंस क्या करेंगे? जो मेटल के आयंस जो कहां पर प्रेजेंट है, मेटल के आयंस तुम्हारे प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे मेटल सरफेस पे, मतलब इस पर्टिकुलर मेटल रोड के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा मेटल पे। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, तो ये मेटल पे आया। इस टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप क्लियर हो रहा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मीनिंग है। पहला मैंने बात किया था सॉल्यूशन प्रेशर का, सेकंड बात किया मैंने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का। वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था मेटल पे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है मेटल पे। चीज क्लियर है? इसको हम कैथोड बोल देते हैं। ठीक है, तो जो रोड है, इसी रोड को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा नेगेटिव वाला, उसको हम एनोड बोलते हैं। तो दोनों चीजें तुम यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, दोनों चीजों को यहाँ पे समझ पा रहे होगे। मेटल आयंस स्टार्ट डिपॉजिटिंग, तो मेटल सरफेस पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया और ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। ये चीज पहले तुम लोगों को एक पॉइंट पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेटल के ऊपर, रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आसपास उसके नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होगा? अब की बार रिडक्शन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम अब की बार क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीज क्लियर कर पा रहे हो? अब की बार उसको क्या नाम दिया हुआ हमने? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सिंपल है। ई Mn प्लस कन्वर्ट हो रहा है M में, तो सबसे पहले आयन को लिखेंगे, फिर लिखेंगे सॉलिड को, या फिर मेटल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो Mn प्लस स्लैश Mn। चीज क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली इसको मैं Rp बोल सकता हूं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में मैंने Rp बोल दिया। सेकेंड चीज क्या होगा? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं यहां पे ये बात करूं तो ये होगा तुम्हारा SRP। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। काफी गलत लिखा है लेकिन तुम भावनाएं बहुत जल्दी समझ जाते हो। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ई नोट Mn प्लस स्लैश M। चीज क्लियर? ई नोट Mn प्लस स्लैश M। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे नोट लगाते हैं? ठीक, डेल्टा H नोट लगाते थे हम। चीज क्लियर तुम लोगों को? वैसे यहाँ पे ई नोट लगाया जाता है। जैसे गिब्स एनर्जी को भी हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलते हैं, तो डेल्टा G नोट लगाते हैं। वैसे यहाँ पे इसके ऊपर ई नोट लगाया जाता है। नोट लगाया हुआ मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है,
नोट नहीं लगाया है मतलब ये जो चीज तुम्हारी लगेगी ये एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये कब लगेगा ये तुम लोगों को मैं अच्छे से बता चुका हूं, ये लगेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलैरिटी पे, ठीक है। तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास बेसिक फंडा ये रहेगा। चीज क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास सेकंड केस मैंने यहाँ पे समझाया ऑस्मोटिक प्रेशर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में, सेकंड केस में हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है तुम लोगों को कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर कोई भी तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, तो उसमें कुछ चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि क्या है कि अगर तुम्हें दे दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें गिवन है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होती है, ठीक है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होती है। क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे। एग्जांपल है जैसे कि सपोज ई एम से एम एन प्लस, ई से एम एम एन प्लस, इसकी वैल्यू -5 वोल्ट दे दी गई है तुमको, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिख रहा है, एम से एम एन प्लस जा रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन से समझना है हमें कि क्या दिया हुआ है। तो ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, क्वेश्चन में हमें इसी का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो क्या करोगे, बस रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एम एन प्लस से एम की वैल्यू चाहिए, तो वो आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट, जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। चीज क्लियर है? रिवर्स भी सही है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हारे पास आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये अगले लेक्चर में काफी यूजफुल होने वाली है ये चीज जो पर्टिकुलर अभी इस नोट के अंदर बताइए। बाकी ये चीजें तुम्हें काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसकी और बेसिक डिटेल तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ईएमएफ के बारे में बात करूंगा तो वहां पे काफी अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात की है वो हमने किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड सेकंड हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में बात किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की जो भी प्रोसेस है उसको समझने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप तुम लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। बाकी इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके तुम आराम से लिख सकते हो और चीजें बेटर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में नई चीजों के साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मांगता है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की यहाँ पे जरूरत है, तो पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मेरी तरफ से रहेगा बाय।